नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज बात होगी यूपी में आयोजित हुए महाकुंभ की, जहां उसको दहलाने की साजिश को कैसे योगी सरकार की फोर्स ने नाकाम कर दिया है। यूपी एसटीएफ की बब्बर खालसा के आतंकी लजार मसीह से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं आपको बताएं कि लजार मसीह, जिसके ने महाकुंभ को दहलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, और एसटीएफ ने यूपी के कौशाम्बी से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बब्बर खालसा के आतंकी लजार मसीह ने एसटीएफ को वो सारी प्लानिंग, और आपको बताएं कि प्लानिंग बताई जो महाकुंभ को दहलाने के लिए की गई थी। उसका प्लान बहुत ही विस्फोटक था। इन सभी खुलासों को हम आज विस्तार से जानेंगे इस खास प्रोग्राम यानी 5 के प्रहार में। सबसे पहले आपको उसके प्लान के बारे में बताते हैं जो यूपी एसटीएफ से उसने पूछताछ के दौरान बताया कि कैसे वो प्रयागराज बॉर्डर पर आने से पहले दिल्ली पहुंचा, फिर यूपी के कौशाम्बी पहुंचा। फिलहाल वो एसटीएफ की गिरफ्त में है और वो आतंकी जिन जिन के संपर्क में था उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है। इस मामले पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी, और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है, और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। तो आपको बताते हैं कि पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले को लेकर लजार मसीह पंजाब में बैठे हैंडलर्स से संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ इधर पाकिस्तान में बैठे आईसिस के 2 एजेंट्स इस बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए एक्टिव थे। साजिश को अंजाम देने से पहले पाकिस्तानी बॉर्डर से पहले ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर और फिर कौशाम्बी तक हथियार पहुंचाए गए। क्या थी महाकुंभ को दहलाने की पूरी साजिश, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि किस तरह से इस पूरा प्लान जो है इसको सेट किया गया था। महाकुंभ पर आतंकी साजिश की टाइमलाइन प्लानिंग क्या है, एक एक हम आपको पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। आतंकी पहले अमृतसर से दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचा, फिर कौशाम्बी पहुंचा। आतंकी लखनऊ में भी 2 से 3 दिन रहा है। मॉड्यूल समझिए किस तरह से पूरे प्लानिंग की गई थी। आतंकी ने हथियारों के साथ सफर किया था। पाकिस्तान से ये हथियार बैग में मौजूद थे जो लाए गए थे, जो पाकिस्तान से मंगाए गए थे। आपको यह भी बताएं कि महाकुंभ में बड़े हमले की साजिश में यह आतंकी था, और आईसिस यानी आईएसआई की अगर हम बात करें और बब्बर खालसा के संपर्क में भी ये था। ये बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे। और सेकंड ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं कि यूपी को दहलाने की जो साजिश थी उसमें गिरफ्तार था आतंकी, उसका नाम लजार मसीह है। आतंकी स्वर्ण सिंह के लिए काम करता था। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर और साथ ही रशियन पिस्टल भी बरामद की गई हैं। 13 कारतूस बरामद किए गए। गाजियाबाद का आधार कार्ड बरामद हुआ है और पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ ने साझा ये ऑपरेशन चलाया है। समझिए किस तरह से इस पूरे प्लान को तैयार किया गया था। एक एक पहलू हम इस पूरी रिपोर्ट का आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये साजिश सिर्फ कुंभ को दहलाने के लिए ही नहीं, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर को भी दहलाने की प्लानिंग थी।
कैसे, अब आपको दिखाते हैं, जरा दो विंडो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, आपको ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से, कहां से वो कहां पहुंचा, कैसे हुआ। दो तस्वीरें, बाबर खालसा का आतंकी जो है वो गिरफ्तार किया गया और अयोध्या में भी आतंकी साजिश का प्लान था, वो भी आप देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। तो दो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से बब्बर खालसा का आतंकी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि अयोध्या में भी आतंकी साजिश का प्लान था। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इन आतंकियों की, इन जिहादियों की, किस तरह से भारत की धार्मिक जो वहां तस्वीरें नजर आ रही थी अयोध्या में और साथ ही प्रयागराज में, उसको खराब करने की कोशिश। और अब देखिए, यूपी को दहलाने की बड़ी साजिश। 3 फरवरी को आतंकी गिरफ्तार किया गया, नाम अब्दुल रहमान। और दूसरा जो खालसा का आतंकी गिरफ्तार किया गया, उसका नाम है लजार मसीह है। आप समझिए, ये वो दो बड़े नाम हैं जिन्होंने यूपी को दहलाने की साजिश की थी, पूरा प्लान तैयार किया था। और इसी को डिकोड करने की कोशिश आज इनसाइड स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, किस तरह से बड़ी साजिश की। फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया 3 फरवरी को। और दूसरी बात, अगर उस तरफ देखें तो अमृतसर का रहने वाला था ये बब्बर खालसा का आतंकी। गाजियाबाद का आधार कार्ड बरामद हुआ है। ये देखिए किस तरह से इनके पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। बम बनाने से एक्सपर्ट, बम बनाने की ट्रेनिंग पूरी लिए हुआ था। और साथ ही 2 हैंड ग्रेनेड बरामद जो हुए हैं 3 फरवरी को, और बब्बर खालसा के पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 3 फोन बरामद किए गए, कई सिम इस दौरान उसको मिले हैं, 2 एक्टिव डेटोनेटर भी मिले हैं। यूपी गुजरात एटीएस का ऑपरेशन ये सफल रहा है और दूसरी तरफ यूपी पंजाब पुलिस ने इसको अंजाम दिया है। राम मंदिर की रेकी कर रहा था, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर लजार मसीह जो कि प्रयागराज को यानी महाकुंभ को प्रभावित करने के लिए, आतंकी साजिश करने के लिए वहां पर एक्टिव नजर आ रहा था। पहला फरीदाबाद से पकड़ाया, दूसरा कौशाम्बी से पकड़ाया है। 2 तस्वीरें, इसमें आप समझिए किस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राफिक्स आपको समझा रहे हैं। और चलिए देखिए, ये प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। वहां से मेरे सहयोगी जो है वो भी जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे, हमारे साथ जुड़ गए। और इनसाइड स्टोरी भी डे बाय डे किस तरह से ये डेवलप हुई है वो आपको बताएंगे। लेकिन सीधे प्रयागराज आपको लिए चलते हैं। वहां से मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए। सुमित, जरा दिखाइए, एक तरफ आस्था का महाकुंभ चल रहा था, करोड़ों लोग, ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के लोग वहां पहुंच रहे थे, आस्था की डुबकी लगा रहे थे। ऐसे में नापाक इरादे लिए कुछ लोग वहां साजिश की जो पूरी प्लानिंग है वो रच रहे थे। कैसे डीकोड हुई है, कैसे पुलिस इन तक पहुंची है, सुमित बताइए जरा। जी, आपको बता दो, बिल्कुल सही बोला। जैसे कुंभ की घटना, कुंभ जैसे यहाँ पे आयोजन हुआ था, 65 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे कुंभ में शाही स्नान करने के लिए। आपको बता दें, अमृत स्नान के पहले, एक दिन पहले इसकी साजिश थी। लाजर जो मसीह है, इसकी सबसे बड़ी साजिश थी कि कुंभ में जो अमृत स्नान है उसके एक दिन पहले ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना था। आपको बता दें कि NH2 मार्ग जो है, NH2 मार्ग कुंभ से 1 किलोमीटर पहले एक NH2 मार्ग है जिसमें दिल्ली, प्रयागराज, बनारसी और हावड़ा राजमार्ग है, जिसमें एक कोखर गांव नाम का एक गांव है। वहां पे इसने एक मांद बना रखा था। मांद जैसे एक जानवर उसमें रह सकते, उस तरह का एक मांद था। उसने पूछताछ में ये पता चला कि उस मांद में पिस्टल भी उसने लगा रखी थी, अपना जो हैंड ग्रेनेड और ये जितने हथियार थे, गोला बारूद, उसने उसमें छुपा रखे थे। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने एक गंगा नदी का से जाने का एक राजमार्ग भी ढूंढा था। उसने बताया कि नाविकों के सहारे वो नाव के माध्यम से गंगा नदी से कुंभ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको बता, जिस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात थी, यूपी पुलिस की जिस तरह की सुरक्षा इंतजाम थे, तो उससे उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। नाव के नाविकों को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि पैसे के इंतजाम उसको बाहर से आने थे। जैसा आपको बता दूं कि ISI के एजेंट भी इसमें लगे हुए थे, उसको पैसे मुहैया करा रहे थे, उसको हथियार, गोला बारूद भी बरामद मुहैया करा रहे थे। लेकिन एंड टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो अंदर घुस नहीं पाया। और सुरक्षा के इंतजाम में इतने पुख्ता थे कि वो किसी भी बैरिकेडिंग को तोड़ नहीं पाया। लेकिन उसके पास इतने हथियार थे कि वो इस घटना को अंजाम देने की पूरी तरह से तैयार था। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले जैसे अभी और खुलासा सामने आया था कि एक अतीक अहमद के गुर्गों से भी इसके कॉन्टेक्ट थे, क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल हथियार थे। इंटरनेशनल हथियार पाने के लिए इस गुर्गों के सहारे से
वो इस घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन वो भी कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके पहले ही यूपी एसटीएफ ने उसको पकड़ लिया था। जी सुमित, बिल्कुल ये भी आप थोड़ा जरा बताइए कि एक और जो आतंकी था वो अयोध्या की फिराक में था। अयोध्या में जो आस्था का सैलाब लग रहा था उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये इन दोनों ऑपरेशंस को किस तरह से चलाया गया और अब किस एंगल से जांच हो रही है, कौन कौन इसमें संलिप्त है, किसी गैंग का अगर कुछ पता चल पाया तो जरा और विस्तार से बताइए। बता दूं कि जैसे पूछताछ का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे उससे काफी चीजें सामने आ रही हैं। जो अब्दुल रहमान है वो बता रहे थे महज केवल 13-14 साल का था, जिसने राम मंदिर की रेकी की थी। आपको बता दें कि कुंभ में जो स्नान करने आ रहे थे वो तीनों धाम का दर्शन कर रहे थे, जो काशी विश्वनाथ, अयोध्या राम मंदिर और कुंभ स्नान, तीनों का एक साथ वो दर्शन कर रहे थे। आपको बता दें जितनी संख्या वहां आ रही थी कुंभ में, उससे कम बिल्कुल भी संख्या नहीं थी अयोध्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के लिए। तो हाँ, इसने रेकी की थी अयोध्या में, इसने रेकी की। अयोध्या में रेकी करने के बाद इसको पता चला यहाँ पे भी पुलिस की काफी पुख्ता इंतजाम है, उसमें वो उसको एंट्री नहीं मिल पाई, हालांकि वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन लिंक जो देखा जाए तो इन दोनों का लिंक एक साथ जुड़ा हुआ है। जो घटना करने के लिए दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। इनका एक ही मुखिया था जो ISI एजेंट पाकिस्तान था, तो उन्हीं की तरफ से इनको हथियार भी मिल रहा था। कहा जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से इनको हथियार सप्लाई किया जा रहा था। तो ये बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। अभी पूछताछ और चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कैमरे से उसकी निगरानी जेल के अंदर की जा रही है कि किस तरह की चीजें उसके सामने आ रही हैं अभी फिलहाल। लेकिन सुमित, सवाल तो ये भी उठता है कि कोई कैसे यूपी के अंदर आ जाता है, उसके पास हथियार हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, उसके पास आधार कार्ड यूपी। बताइए आपके गाजियाबाद जैसी जगह, यूपी जैसी जगह का आधार कार्ड अगर उसके पास मिल रहा है तो ये बड़े सवाल खड़े करता है, संदेह उन लोगों पर, उस पूरी प्रक्रिया पर कि कैसे इनको कौन मदद कर रहा था। सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे अभी यूपी के अंदर तो आने का जो एक रास्ता था, जो या तो हरियाणा या फिर वो दिल्ली के माध्यम से आ सकते हैं। गाजियाबाद से इसने आधार कार्ड बनवा रखा था, बल्कि उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर रखा था। खबर ये भी सामने आ रही है कि उसको ये घटना को अंजाम देने के बाद पुर्तगाल भागना था, तो उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया था। पासपोर्ट का डेट भी आ चुका था। अभी हाल में ही जैसा जानकारी सामने आया, जैसे पूछताछ का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे सामने आ रही है बातें कि इनको मदद कर रहे थे वो इंटरनेशनल मुखिया थे इनके, जैसे बब्बर खालसा है, चाहे वो ISI एजेंट है। और ये भी कहा जाता है कि क्रिश्चियन का सबसे बड़ा जो धर्म परिवर्तन के लिए इसको उकसाया जाता था, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था जो पैसे की सप्लाई कर रहे थे। सुमित, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और जो ड्रोन से हथियार लाने की बात हो रही है उसको किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या वहां पर जो जिस तरह से डिटेक्ट किया जाता है ड्रोन को, हथियार को, वो अलग अलग शहर में पहुंचा तो कैसे ट्रेवल किया, क्या उसकी चेकिंग नहीं की गई और कुंभ तक कैसे पहुंचा, ये जरा इन तमाम पहलुओं पर जो दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाइए जरा, किस तरह से इस पर अब जांच चल रही है। जी बिल्कुल बता दूं आपको, ये जो दो आतंकी पकड़े गए हैं, इन दोनों आतंकियों को पूरी तरह से इंटरनेशनल सामान सप्लाई किया जा रहा था, जिसमें हथियार था, पैसे थे। और जहां तक आपको बता दूं कि ड्रोन का जो एक माध्यम था, ड्रोन कई तरह के आते हैं। कुछ किसी ड्रोन के साइज काफी छोटे होते हैं, किसी ड्रोन के साइज काफी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता होती है काफी ज्यादा होती है। उस क्षमता से वो हथियार को भी उठा सकते हैं, उस क्षमता से वो काफी गोले बारूद को भी उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रोन इस समय मार्केट में आ चुके हैं। तो आपको बता दें जो ISI एजेंट्स है वो ड्रोन के माध्यम से ही सारी सप्लाई को पूरा कर रहे थे। जो ये दोनों आतंकी पकड़े गए थे, कहा जाता है कि दोनों आतंकियों को ही ये सप्लाई हो रहा था। ये पैसे भी इनको वहीं से आ रहे थे, हालांकि अकाउंट भी इनके यहाँ पे खुले थे, इनके यहाँ पे एड्रेस प्रूफ भी बन गए थे, लेकिन जो हथियार की सप्लाई हो रही थी वो ड्रोन के माध्यम से हो रही थी, क्योंकि ड्रोन का साइज काफी छोटा था। तो जो कहा जाता है कि इंटरनेशनल हथियार होते हैं काफी साइज में काफी छोटे होते हैं, जिनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, ड्रोन का साइज काफी छोटा होगा, जिससे काफी दिखा नहीं होगा, लेकिन ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चेंज लगा है सुरक्षा में, सुरक्षा एजेंसियों के उसमें। लेकिन इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए, यहाँ पे आकर ये पकड़े गए हैं। और आपको बता दें NH2 पे जो इन्होंने मांद बनाकर रखा था लाजर मसीह ने, वहां पे भी बताया जाता है कि जिनके छोटे छोटे दुकानों, छोटे छोटे घरों में CCTV कैमरे लगे थे, तो वहां से गतिविधि को देखा जा रहा है। ये क्या कर रहा है। जी जी बिल्कुल। अब बहुत जल्दी से सुमित ये बता दीजिए कि आप किस तरह से जांच चल रही है, इसमें जो जो संलिप्त थे, इसके साथी रहे हों, इसको मदद की गई हो, उनको किस तरह से जांच की जा रही है, क्या इसके अन्य राज्यों तक जांच के जो पहलू हैं वहां तक पहुंच सकते हैं?
बिल्कुल, आपको बता दें फिर से डीजीपी प्रशांत कुमार जी का बयान आया है सामने। उन्होंने बताया कि जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है। अभी जो एक मामला सामने आया, आपको अभी मैंने बताया कि अतीक अहमद से भी जोड़ा गया इस मामले को, क्योंकि जो लैलन मसीह का बयान है, जो अतीक अहमद का उस टाइम का बयान था 19 मार्च हत्याकांड के टाइम का, उसमें जितने जुर्गे शामिल थे, जिस तरह से हथियार की सप्लाई हो रही थी, जिस तरह से पैसों की सप्लाई हो रही थी, वो बिल्कुल एक तरह से समानांतर है। मतलब कहा जाता है कि एक तरह से बिल्कुल सामान है। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद के जितने गुर्गे थे, चाहे उनके जितने साथी थे, वो भी इसमें काफी मदद कर रहे थे। जो जांच का दायरा बढ़ रहा है उसमें ये भी पता चला है। और हाँ, ये अभी लखनऊ तक आया है, लखनऊ में जांच पड़ताल चल रही है जो इनके साथ के हैं। ठीक है, तो, बिल्कुल सुमित, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सहयोगी सुमित ने विस्तार से आपको बताया कि किस तरह से आस्था के महाकुंभ को खराब करने की, उसमें विघ्न बाधा डालने की साजिशें रची जा रही थी। लेकिन धन्यवाद खाकी का कि किस तरह से उनको सर्च किया और डिकोड किया है इस पूरे ऑपरेशन को। तो ऐसे तमाम लोगों को भी हमारी तरफ से सैल्यूट है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। रात 8 बजे देखना ना भूलें जागो में आज संविधान से गद्दारी, दिल्ली को हाईजैक करने की तैयारी।